सो हेलो एंड वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर। तो इस लेक्चर में हम बेसिकली एसेंट ऑफ सैप की बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि एसेंट ऑफ सैप का मतलब क्या है। एसेंट ऑफ सैप का मतलब बेसिकली ये है कि आपको ये पता होगा कि जो रूट्स हैं वो पानी वाटर को मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, जिनके बाद वो ऊपर की तरफ एरियल पार्ट्स ऑफ ट्रीज़ में या प्लांट में जाते हैं। तो ये जो मूवमेंट है, ठीक है, वाटर का रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब होना और फिर उनका रूट से लेकर लीव्स तक जाना अगेंस्ट द डाउनवर्ड पुल ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट जो है वो एफ़र्ट लगाना, इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है एसेंट ऑफ सैप। किस तरह से रूट्स के अंदर पानी आता है, फिर वो किस तरह से ऊपर जाता है, लीव्स तक अपने आप को पहुंचाता है, ये पूरा प्रोसेस प्लांट्स के अंदर कैसे होता है। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड एज एसेंट ऑफ सैप। डेफिनेशन आप इस तरह लिख सकते हैं कि द एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल वाटर एंड मिनरल्स बाय द रूट्स and the upward movement against the force of gravity of that water in xylem vessel up to the aerial parts यानी कि leaves. This is called as ascent of sap. अब इस एसेंट ऑफ सैप की डेफिनेशन के बाद कुछ चीज़ें जो है वो सवाल बनती हैं कि ये पाथवे किस तरह से काम करता है, किस किस तरह से होता है, क्या क्या होता है। तो पाथवे जो है सबसे पहले तो देखें, वाटर जो है वो रूट्स में एब्जॉर्ब होता है। रूट्स के अंदर ये वाटर जो है पहले जाइलम वेसल तक पहुंचता है, जो लेटरल ट्रांसपोर्ट की बात है जो हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। और इसके बाद क्या होता है, अच्छा जाइलम वेसल कौन जाइलम किस तरह का बना होता है, यहाँ पे आपको इस चीज़ के बारे में पढ़ना भी लाजमी बन जाता है। तो यहाँ पे जो है ना, जाइलम जो है वो दो तरह की चीज़ों से मिलकर बनता है। एक होते हैं आपके वेसल्स और दूसरे आपके होते हैं ट्रैकिड्स। अब ये वेसल्स और ट्रैकिड्स क्या होते हैं, ये इस वीडियो में हम अच्छी से पढ़ लेंगे। बेसिकली जो प्लांट के अंदर सेल्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक आपके पास मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं। मेरिस्टेमेटिक का मतलब होता है डिवाइडिंग सेल्स, जो यंग सेल्स होते हैं ना, जो माइटोसिस की मदद से डिवाइड करके बाकी दूसरे सेल्स बना सकते हैं। सो ओनली इनके पास क्या होता है, इनके पास सिर्फ मिडिल लैमेला होता है और स्लाइड सी प्राइमरी वॉल होती है। इनके पास कोई सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होती। लिविंग सेल्स होते हैं ओनली मिडिल लैमेला एंड कंप्लीट प्राइमरी वॉल ऑफ सेल। ये तो खैर परमानेंट सेल्स के अंदर आते हैं। परमानेंट सेल का मतलब जो मेरिस्टेमेटिक सेल की डिवीजन के बाद दूसरे सेल्स वजूद में आते हैं उनको परमानेंट सेल कहा जाता है। उसमें अनडिवाइडिंग सेल्स आते हैं। सो ये तीन सेल्स जो हैं कि अनडिवाइडिंग सेल्स हैं, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। इनमें एक डिफरेंस ये है कि जो पैरेन्काइमा है वो सबसे थिन वॉल्ड होता है, ठीक है, इनके पास सिर्फ मिडिल लैमेला होता है। कॉलेन्काइमा फिर दूसरी कैटेगरी में आते हैं कि इनके पास प्राइमरी वॉल के साथ थोड़ी बहुत सेकेंडरी वॉल होती है। और स्क्लेरेन्काइमा सबसे लास्ट में आते हैं जो कि बहुत बड़ी सेल वॉल होती है, सेकेंडरी सेल वॉल भी अच्छी खासी होती है और जो कि डेड सेल बन जाते हैं। जब पैरेन्काइमा जो है पहले कॉलेन्काइमा में कन्वर्ट होता है, वक्त के साथ साथ फिर ये कॉलेन्काइमा स्क्लेरेन्काइमा में कन्वर्ट होता है, यानी कि मर जाता है टाइम के साथ साथ। ये डेड सेल्स हैं फिर, ठीक है। तो यहाँ पे देखें आप, कॉलेन्काइमा है इरेगुलर डिपोजिशन ऑफ सेकेंडरी वॉल एंड इट्स डिवाइडिंग सेल्स। When collenchyma have a lot of deposition of secondary wall, it change into dead cell, ठीक है। जब कॉलेन्काइमा में डिपोजिशन होती है सेल वॉल की, सेकेंडरी सेल वॉल की, तो ये कॉलेन्काइमा जो है वो डेड सेल्स बन जाते हैं। अच्छा, जब कॉलेन्काइमा डेड सेल बनने लगते हैं, जब डेड होने लगते हैं, तब ये डिपोजिशन होती है, जिसके बाद वो स्क्लेरेन्काइमा के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। स्क्लेरेन्काइमा जो है वो जाइलम सेल, बेसिकली जो जाइलम वेसल्स हैं वो कौन से सेल से बनते हैं, स्क्लेरेन्काइमा सेल्स के अंदर से बनते हैं। अभी हम वेसल्स पढ़ते हैं कि जो जाइलम के वेसल्स हैं, यहाँ पे बेसिकली दो तरह के चैनल्स होते हैं जाइलम के। ये देखिए आप अपनी बुक के अंदर कुछ इस तरह के पाइपलाइंस होते हैं, ये भी जाइलम के बने हुए हैं और ये भी जाइलम के बने हुए हैं। इन दोनों में एक फ़र्क क्या है, ये आपके पास वेसल्स हैं और ये आपके पास ट्रैकिड्स हैं सारी, ठीक है। अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग तरह से मौजूद होती हैं और किस तरह से काम होता है इनका, काम तो तकरीबन एक ही है, वाटर और मिनरल की ट्रांसपोर्ट है। इनके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस है। वेसल सेल्स की जहाँ तक हम बात करें तो जो है शुरुआत में जब वेसल्स बनते हैं तो साइलेंड्रिकल सेल्स होते हैं। साइलेंड्रिकल सेल्स आपके पास कौन से हैं, पैरेन्काइमा विच मोडिफाई इंटू कॉलेन्काइमा विच चेंज इंटू स्क्लेरेन्काइमा। सबसे पहले इस तरह स्टेप वाइज टाइम के साथ साथ जब एक प्लांट ग्रो कर रहा होता है तो उसमें पैरेन्काइमा होते हैं। फिर जब वो ग्रो कर जाता है किसी हद तक तो वो पैरेन्काइमा कुछ पैरेन्काइमा कॉलेन्काइमा में कन्वर्ट हो जाते हैं। और कॉलेन्काइमा एट द लास्ट जब प्लांट बहुत बड़ा होता है, हो चुका होता है, अगर इन केस वो एंजियोस्पर्म है या कोई बड़ा प्लांट है, तो कॉलेन्काइमा डेड सेल में कन्वर्ट होकर स्क्लेरेन्काइमा बनकर जो है वो इस तरह की वेसल्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे डायग्रामेटिक व्यूज़ में आप देख सकते हैं कि इस तरह पहले यंग प्लांट्स के अंदर पैरेन्काइमा होते हैं, जो कि ऑब्वियसली आप देख सकते हैं थिन सेल वॉल है छोटी सी,
और ये टाइम के साथ साथ होता है, ये जो चेंज आता है ना, ये जो मॉडिफिकेशन आती है टाइम के साथ साथ आती है। प्राइमरी सेल वॉल की डिपोजिशन होती है वक्त के साथ साथ इन पैरेन्काइमा सेल्स में, जिनके बाद ये उसमें कॉलेनकाइमा में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर ये डेड सेल बनने लगते हैं जो कि स्क्लेरेनकाइमा है। इन स्क्लेरेनकाइमा में एक चेंज और आता है कि इनके बीच में ये जो सेल वॉल्स की पार्टीशंस हैं ये डिज़ोल्व हो जाते हैं, जिसके बाद ये पूरा एक वेसल बन जाती है। तो इसे फिर आप इवेंचुअली क्या कहते हो, जाइलम वेसल कहते हो। ये आपकी बुक में भी लिखा होगा, आपको 220 माइक्रोमीटर से लेके 70 माइक्रोमीटर तक जाइलम के वेसल्स की जो है चौड़ाई होती है, डायमीटर होता है। ये अंदर जो इंटरनल डायमीटर है, जो इसका दायरा है, अहाता है अंदर से, दैट इज़ ऑलमोस्ट 20 माइक्रोमीटर टू 70 माइक्रोमीटर। इसके अलावा इस वेसल्स में आपको कुछ होल्स नज़र आएंगे। ये पिट्स आपको नज़र आ रहे हैं, दीज आर बेसिकली पोर्स, ये सुराख हैं। ये पिट्स किस लिए होते हैं? बेसिकली जो जाइलम के वेसल्स होते हैं, जाइलम के वेसल्स जो होते हैं वो मैं आपको यहीं पे पढ़ा देता हूँ। बेसिकली यहाँ पे आप देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक जाइलम का वेसल है जो किसी भी स्टेम के अंदर मौजूद है किसी प्लांट के, और उसके बिल्कुल पास में इस तरह जाइलम के और वेसल्स मौजूद हैं। तो ये वेसल्स और ये वेसल्स एक दूसरे के साथ राब्ते में होते हैं इन पिट्स के थ्रू, इन पोर्स के थ्रू, ठीक है, जिनकी वजह से यहाँ का वाटर और मिनरल, यहाँ का वाटर और मिनरल बिल्कुल कनेक्शन में होता है, और एक साथ यहाँ पे अगर यहाँ पे प्रेशर वाटर है तो इधर से ऊपर, और इस तरह कनेक्शन बनाने के लिए उनके पास पिट्स भी मौजूद होते हैं। जाइलम के जो वेसल्स हैं इनके पास दो और तरह के सेल्स भी होते हैं। एक इनके पास फाइबर सेल्स होता है, दूसरा इनके पास पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं। ओके, तो जाइलम वेसल की हम बात कर रहे थे। जाइलम वेसल जो है वो इसमें दो तरह के सेल्स होते हैं। फाइबर सेल्स होते हैं एक आपके पास, जिनको फाइबर्स कहा जाता है, और दूसरा आपके पास पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं। फाइबर सेल्स जो जाइलम वेसल्स के अंदर होते हैं वो इलोंगेटेड इन नेचर होते हैं, लंबे चौड़े सेल्स होते हैं लंबाई में, और इनका बेसिक काम क्या होता है, सपोर्ट प्रोवाइड करना जाइलम वेसल्स को। दूसरा, इनके अंदर जो एक आध पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं वो लिविंग सेल्स इसीलिए होते हैं कि वहाँ पे वाटर की स्टोरेज का काम भी, अनफेवरेबल कंडीशंस के लिए वाटर की स्टोरेज का काम भी किया जाए। जाइलम वेसल जो है इनकी जो वॉल्स होती हैं वो कंटिन्यूस होती हैं, कंटिन्यूस इन नेचर होती हैं, जो एक पूरा जाइलम का वेसल बनाती हैं फ्रॉम रूट्स अपवर्ड टू द लीव्स एंड एरियल पार्ट्स। ये वेसल जो है क्या इनके पास पिट्स भी होते हैं, जिसकी अभी ऑलरेडी बात कर चुका हूँ मैं, ठीक है। इनके अच्छा जहाँ पे पिट्स होते हैं जाइलम वेसल्स में, जहाँ पे पिट्स होते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी बुक के अंदर ये जो जहाँ पे पोर्स है ना, तो इन पोर्स में, इन रीजन्स में कोई भी सेकेंडरी वॉल की डिपोजिशन नहीं होती, जिनकी वजह से ये जो पोर्स हैं ये अपने एडजस्टिंग जाइलम वेसल की पोर्स के साथ कनेक्शन बना सकते हैं। तो इस वजह से ये एक पूरा नेटवर्क बन जाता है। यहाँ पे इस तरह से दो हॉरिजॉन्टल जो वेसल्स हैं वो एक दूसरे के साथ आमने सामने पिट्स के थ्रू कनेक्शंस बना सकते हैं। तो ये है जाइलम वेसल्स के बारे में। इसके बाद जो ट्रैकिड्स हैं वो बेसिकली इनका फंक्शन बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम तरह के वेसल्स होते हैं, बिल्कुल सेम तरह का कनेक्शन होता है। एक डिफरेंस इनमें ये है कि इनका जो डायमीटर है वो 70 माइक्रोमीटर तक नहीं हो सकता, बल्कि मैक्सिमम इनका जो डायमीटर होता है वो 30 माइक्रोमीटर होता है, नैरो होते हैं। और इनमें एक और आइडेंटिफिक कैरेक्टर ये है कि जो एंड्स हैं इनके वो इस तरह ऑब्लिक होते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ होते हैं और छोटे होते हैं। एंड में जाके इनका डायमीटर जो है वो छोटा हो जाता है, आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। एंड में जाकर इनका डायमीटर जो है वो नैरो हो जाता है, और बाकी इनका टोटल डायमीटर भी इससे कम है। बाकी इसके पास भी पिट्स होते हैं, और ट्रांसपोर्ट ये पिट्स भी सेम ट्रांसपोर्ट के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। सो ये ट्रैकिड्स और वेसल्स के बारे में। इसके बाद जो मैकेनिज़्म है कि एसेंट ऑफ सेप किस मैकेनिज़्म के तहत होता है, किस तरह से होता है, इसके बारे में भी काफ़ी सारी थ्योरीज़ पेश की जा चुकी हैं। लेकिन इन थ्योरीज़ के अंदर दो थ्योरीज़ ऐसी हैं जो कि वेल नोन है, जो कि एक्सेप्टेबल हैं, इस्टेब्लिश्ड है। एक उसमें है रूट प्रेशर थ्योरी है, जो कि स्टीफन हेल्स ने डिस्कवर की थी, पब्लिश की थी। रूट प्रेशर थ्योरी में स्टीफन हेल्स ने क्या कहा था, उसने कहा था कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर जो है वो रूट के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है, जिसकी वजह से रूट्स के अंदर एक प्रेशर डेवलप होता है। ये प्रेशर बेसिकली ज़िम्मेदार है किस चीज़ के लिए, इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दी अपवर्ड मूवमेंट। क्योंकि रूट्स के अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इस प्रेशर की वजह से वहाँ एक्यूमुलेटेड वाटर जो है वो ऊपर की तरफ धकेल दिया जाता है बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर। सो उसने बेसिकली इस रूट प्रेशर थ्योरी इसीलिए इसको कहा गया कि उसने रूट्स के अंदर वाटर की एक्यूमुलेशन के बाद एक प्रेशर बन जाता है, इस बारे में बात की थी। और इसको इस थ्योरी को उसने एक्सपेरिमेंटली भी ऑब्ज़र्व किया था। कुछ छोटे मोटे जो हर्ब्स एंड श्रब्स होते हैं, झाड़ियाँ वगैरह पौधे होते हैं, तो उनके रूट्स वगैरह काट के उसने प्रेशर ऑब्ज़र्व किया था, तो उसको यकीनन ये प्रेशर मिल भी गया था।
तो उसने अपने जो रूट प्रेशर थ्योरी में जो बात की थी उसने ये कहा था कि इस प्रेशर की वजह से बेसिकली रूट्स के अंदर जो पानी है वो इवेंचुअली क्या होता है, जिस तरह की ये डायग्राम है तो उसने कहा था इन रूट्स के अंदर प्रेशर डेवलप होता है, ये प्रेशर फिर रिस्पॉन्सिबल है इस वाटर को ऊपर की तरफ धक्का देने में। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक था, रूट प्रेशर थ्योरी का एक बड़ा ड्रॉबैक या ख़ामी क्या थी कि जब टेस्ट किया गया ऑब्जर्वेशन से ये पता चला कि जो रूट प्रेशर है, रूट्स के अंदर वाटर की एक्यूमुलेशन से जो प्रेशर डेवलप होता है वो सिर्फ 6.4 मैक्सिमम 6.5 मीटर की हाइट तक ही पानी को ऊपर की तरफ पुश कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। लेकिन इन एक्चुअल प्रैक्टिस हमारे पास ऐसे प्लांट्स भी मौजूद हैं, जिस तरह के रेडवुड ट्री है तो वो ऑलमोस्ट 300 फीट इन हाइट होता है। तो इन केस ऑफ दिस सच टाइप ऑफ ट्री, सच टाइप ऑफ प्लांट्स, इस जो थ्योरी का कॉन्सेप्ट है ये एक्सेप्टेबल नहीं था। तो इसी से रिलेटेड एसेंट ऑफ सेल्फ से रिलेटेड फिर एक और थ्योरी थी जो कि किसी कदर ज़्यादा एक्सेप्टेबल थी, वो थी एडहेजन कोहेजन टेंशन थ्योरी। इसका एक्चुअली दूसरा नाम था पुल फ्रॉम अबव। ठीक, तो इस थ्योरी में क्या बात की गई थी बेसिकली, पहले तो आप इन टर्मिनोलॉजीज़ को समझ लें। एडहेजन का मतलब क्या होता है, दो ऐसे मॉलिक्यूल, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास वाटर का मॉलिक्यूल है और कोई भी दूसरा मॉलिक्यूल है, इनके दरमियान अगर अट्रैक्शन होती है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान अगर कोई अट्रैक्शन है तो इस अट्रैक्शन को एडहेजन या एडहेसिव फोर्स कहा जाता है। और अगर दो सेम, यानी मेरे पास फॉर एग्जांपल दो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं और उनके दरमियान अगर कोई फोर्स लग रही है बीच में अट्रैक्शन, तो वो कोहेसिव फोर्सेस कहलाती है। ठीक, तो इसको एडहेजन, कोहेजन, टेंशन, और टेंशन जो है वो क्या होती है, पुलिंग फोर्स ड्यू टू ट्रांसपायरेशन आपको पता होगा, लेकिन अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। ट्रांसपायरेशन बेसिकली क्या होता है, जो स्टोमेटा है, लीव्स के अंदर जो स्टोमेटा है उससे वक्तन फ़वक्तन क्या होता है, वाटर्स जो हैं वो वेपर्स की फॉर्म में बाहर जाते हैं, एवापोरेट होते हैं। इस एवापोरेशन की वजह से स्टोमेटा के अंदर जो सेल्स होते हैं, स्टोमेटा के नीचे दो सेल्स आर कॉल्ड एज, लीव्स के अंदर वो सेल्स जो जिनके पास स्टोमेटा होता है ऊपर, वो मीज़ोफिल सेल्स कहलाते हैं। इनके ऊपर स्टोमेटा से ट्रांसपायरेशन होती है। ट्रांसपायरेशन का मतलब होता है एवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीव्स, यानी कि थ्रू दी स्टोमेटा। अब इससे क्या होता है कि वहाँ मीज़ोफिल सेल्स के अंदर जो पानी मौजूद था अब वो नहीं है, तो उनके रिप्लेसमेंट में और वाटर अब आ जाना चाहिए। तो उसकी वजह से क्या होता है, रूट्स की तरफ से रूट्स को एक प्रेशर जो है वो फेस करना पड़ता है ऊपर की तरफ से इस रिप्लेसमेंट के लिए। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप इस डायग्राम में देखें, रफ सी डायग्राम है लेकिन समझने के लिए सही है, तो ये लीव्स हैं फॉर एग्जांपल, यहाँ से स्टोमेटा से अगर ट्रांसपायरेशन होती है, वाटर ऊपर की तरफ जाता है, तो यहाँ पे अब और वाटर आना लाजमी है। ये वाटर नीचे इस तरह पूरी एक चेन की मदद से रूट्स तक जो वाटर मौजूद है उसके साथ कनेक्शन में होता है। तो जैसे यहाँ से पानी जाता है तो नीचे से ये मज़ीद पानी को खींचने लगता है, ट्रांसपायरेशन की वजह से नीचे मज़ीद पानी खींचने लगता है बिकॉज ऑफ दिस टेंशन। दिस इज़ कॉल्ड टेंशन। अब यहाँ पे एडहेसिव फोर्सेस भी शामिल हैं और कोहेसिव फोर्सेस भी शामिल हैं। एडहेसिव फोर्सेस क्या हैं कि जो पानी जाइलम वेसल्स या ट्रैकिएट्स के अंदर ऊपर की तरफ आ रहा है तो वो वेसल या ट्रैकिएट्स की वॉल्स के साथ एडहेसिव फोर्स लगाएगा और एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ कोहेसिव फोर्स लगाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन में एडहेसिव कोहेसिव फोर्सेस जो हैं इस तरह क्या होती हैं कि रूट्स से लेकर लीव्स तक पूरा ट्रांसपायरेशन स्टोमेटा के पार्ट तक इस तरह वाटर की एक पूरी चेन बन जाती है जाइलम के वेसल्स और ट्रैकिएट्स के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर इन केस प्लांट की हाइट 300 फीट भी है तो इस तरह इस पूरी चेन की वजह से एक मॉलिक्यूल दूसरे से कनेक्टेड है, फिर वो दूसरे से कनेक्टेड है, तो इस तरह एक पूरी चेन जो है वो टूटती नहीं है और कंटिन्यूसली ये जो पुलिंग फोर्स है, जो टेंशन फोर्स है, ये 300 फीट ऊपर तक भी काम कर सकती है। सो ये थ्योरी जो थी वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल थी। इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो आप पढ़ लेना। व्हेन वाटर मॉलिक्यूल्स आर एवापोरेटेड फ्रॉम मेसोफिल सेल्स देन दैट वाटर मॉलिक्यूल्स आर शुड बी रिप्लेस्ड बाय अनदर वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और ये वाटर मॉलिक्यूल्स हमेशा किस चीज़ की मदद से आ सकते हैं ऊपर की तरफ, क्योंकि देखो ये जो ट्रांसपायरिंग वाटर है ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है तो पीछे क्योंकि ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कनेक्ट था कोहेसिव फोर्स के साथ, तो उसको भी किसी हद तक खींचेगा अपने साथ और ये मॉलिक्यूल्स फिर इस तरह नीचे पूरी चेन में कनेक्टेड है तो ये हर एक मॉलिक्यूल अपने से नीचे वाले मॉलिक्यूल को ऊपर की तरफ खींचेगा। तो इस तरह कोहेसिव फोर्स शामिल होती है और क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स जाइलम के वॉल्स के साथ भी कनेक्टेड हैं तो यहाँ पे एडहेसिव फोर्स भी शामिल होती है। ठीक है, फोर्स एंड दे ऑल्सो रिक्वायर्ड द सपोर्ट ऑफ वॉल, किस फोर्स की मदद से, एडहेसिव फोर्स की मदद से। देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड एडहेजन कोहेजन टेंशन फोर्स। ठीक, तो इस फोर्स को एडहेजन कोहेजन टेंशन फोर्स कहा गया और इस थ्योरी को एडहेजन कोहेजन टेंशन थ्योरी कहा गया।
इससे क्या होता है, फर्स्ट वाटर इज़ पुश फ्रॉम बिलो बाय रूट प्रेशर, नीचे क्योंकि कंटिन्यूस वाटर की एब्जॉर्प्शन कर रहा है रूट्स, तो वहाँ पे प्रेशर एक्यूमुलेट होगा, जिसकी मदद से थोड़ा सा वो हेल्प आउट करेगा कि पानी ऊपर की तरफ धक्का खाए, और बाकी जो रही सही कसर होती है वो पुल फ्रॉम अबव, यानी कि ट्रांसपायरेशन की मदद से जो वाटर ऊपर चला जाता है वहाँ पे इस तरह की कोहेजन की वजह से पुलिंग फोर्स जमा हो जाती है, तो इसीलिए इसको पुल फ्रॉम अबव एंड पुश फ्रॉम बिलो थ्योरी भी कहा जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एसेंट ऑफ सेप। फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आए तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच।